चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। देखिए, आज हम जिस घटना को डिकोड करने जा रहे हैं ना, वो सुनने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की स्क्रिप्ट जैसी लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये 100% सच है। हम बात कर रहे हैं साल 2006 में अर्जेंटीना में हुई बैंको रियो डकैती की। मतलब इसे सिर्फ एक बैंक रॉबरी कहना तो इसके साथ नाइंसाफी होगी। इसे सदी का सबसे बड़ा भ्रम या इल्यूजन कहना ज्यादा सही है। इस एक घटना ने पूरे देश की पुलिस और सिस्टम को ऐसा चकमा दिया कि लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। तो चलिए इस सिनेमैटिक और रियल लाइफ हाइस्ट की एक एक परत खोलते हैं। 300, जी हाँ 300, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 13 जनवरी 2006 को ब्यूनस आयर्स के एक बेहद पॉश इलाके में बैंको रियो नामक बैंक को घेरने वाले भारी हथियारों से लैस पुलिस वालों, कमांडोज और स्नाइपर्स की ये कुल संख्या थी। जरा सोचिए, एक शांत सी सड़क और अचानक सायरन की गूंज के साथ वो पूरी जगह 300 हाईली ट्रेन्ड पुलिस वालों के साथ एक टैक्टिकल वॉर जोन में बदल जाती है। और वजह, बैंक के अंदर 5 नकाबपोश लुटेरे घुसे हुए थे जिन्होंने 23 मासूम लोगों को बंधक बना रखा था। अब बाहर और अंदर के माहौल का ये अजीबोगरीब कॉन्ट्रास्ट देखिए। बाहर क्या हो रहा था? 300 पुलिस वाले अपनी स्नाइपर राइफल्स ताने, उंगलियां ट्रिगर पर रखे, किसी भी पल धावा बोलने को तैयार थे। पुलिस नेगोशिएटर्स लगातार अंदर बात करने की कोशिश कर रहे थे ताकि कोई खून खराबा ना हो जाए। लेकिन जरा अंदर का नजारा देखिए। लुटेरों ने पुलिस से पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स की मांग की, और पुलिस ने यह सोचकर मांग मान भी ली कि चलो घबराए हुए चोर हैं, पिज्जा खाकर शायद सरेंडर कर देंगे। पर अंदर लुटेरे और बंधक सब एक साथ बैठकर पिज्जा खा रहे थे। अरे हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक बैंक कर्मचारी के लिए हैप्पी बर्थडे गाना भी गाया। मतलब ये कोई खौफनाक रॉबरी कम और एक रिलैक्स्ड पिज्जा पार्टी ज्यादा लग रही थी। अच्छा, आइए देखते हैं कि ये पूरा स्टैंड ऑफ आखिर आगे कैसे बढ़ा। दोपहर 12:38 पर बैंक से पुलिस को पहली घबराई हुई इमरजेंसी कॉल आती है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंच जाती है। अब पुलिस को उलझाए रखने के लिए लुटेरों ने वॉल्टर नाम के एक शख्स को आगे कर दिया। वॉल्टर लगातार स्नाइपर्स को हटाने और सरेंडर करने की गोलमोल बातें कर रहा था। फिर दोपहर 3:30 बजे उन्होंने पिज्जा की मांग की। पुलिस को लगा बेहतरीन, वो लुटेरों को थका रहे हैं और सिचुएशन पूरी तरह अंडर कंट्रोल है। लेकिन शाम 7 बजे जब 3 घंटे तक अंदर से कोई आवाज ही नहीं आई, एकदम सन्नाटा, तो पुलिस ने आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ बैंक के अंदर धावा बोल ही दिया। लेकिन जब पुलिस अंदर घुसी तो उन्हें जो दिखा उसने सच में सबके होश उड़ा दिए। बैंक के अंदर एक भी लुटेरा नहीं था। मतलब लिटरली वो हवा में गायब हो चुके थे। और जब पुलिस भागती हुई बैंक के बेसमेंट में उस मेन वॉल्ट तक पहुंची तो पता चला कि वहां से लगभग $20 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति, जिसमें कैश, सोने के बिस्कुट और हीरे के गहने शामिल थे, वो पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। इस क्राइम सीन की डिटेल्स ना इस डकैती को और भी ज्यादा सिरियल बना देती हैं। देखिए, पुलिस को वहां असल में मिला क्या? पहली बात, सभी 23 बंधक एकदम सुरक्षित थे, किसी को एक खरोच तक नहीं आई थी। दूसरी बात, 400 में से 143 सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस बड़ी ही सफाई से तोड़े गए थे। लेकिन पुलिस को सबसे तगड़ा झटका तब लगा जब उनकी नजर फर्श पर पड़े हथियारों पर पड़ी। वहां नकली बम और एकदम सलीके से रखी हुई बच्चों की प्लास्टिक वाली टॉय गन्स, जी हां, खिलौने वाली बंदूकें पड़ी थीं। मतलब इस गिरोह ने घंटों तक पूरी सरकार, 300 पुलिसकर्मियों और इतने हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ नकली हथियारों के दम पर नचाया था। ये एक माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजिकल गेम था। और ये जो कोट है ना, ये बिल्कुल साफ कर देता है कि ये कोई ऑर्डिनरी डकैती तो बिल्कुल नहीं थी। तिजोरी के अंदर लुटेरों ने हाथ से लिखा हुआ एक मैसेज छोड़ा था। उसमें लिखा था, अमीरों के इस पड़ोस में बिना हथियारों या दुश्मनी के ये सिर्फ पैसा है, प्यार नहीं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उनका मकसद कभी किसी का खून बहाना था ही नहीं। वो बस एक पोएटिक और पूरी तरह से नॉन वायलेंट मैसेज छोड़ना चाहते थे, जिसने देखते ही देखते पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो यहां सबसे बड़ा और सबसे लाजमी सवाल यही खड़ा होता है, 300 पुलिस वालों से घिरी एक तिजोरी को 5 लोगों ने आखिर कैसे खाली किया, और वो अचानक हवा में गायब कैसे हो गए? इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा और उस शानदार प्लानिंग को समझना होगा जो इस डकैती वाले दिन से पूरे 3 साल पहले ही शुरू हो गई थी। चलिए अब बात करते हैं डिजाइनिंग द परफेक्ट हाइस्ट के बारे में। इस परफेक्ट प्लान के पीछे एक बेहद ही खास क्रू शामिल था। सबसे ऊपर नाम आता है मास्टरमाइंड फर्नांडो अराउजो का, जो कोई आम क्रिमिनल नहीं बल्कि पेशे से एक आर्टिस्ट थे। डकैतियों पर बनी ढेरों फिल्में देखकर उन्होंने इस परफेक्ट प्लान का पूरा विजन तैयार किया था।
लेकिन फर्नांडो को अच्छे से पता था कि वो अकेले इस मास्टरपीस को अंजाम नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त और एक कमाल के मैकेनिक सेबेस्टियन को दी इंजीनियर के रूप में टीम में शामिल किया। फिर दी एक्टर लुइस मारियो विटेट की एंट्री हुई। यही वो शख्स था जिसने वॉल्टर बनकर पुलिस से मोलभाव किया था। और आखिर में द ड्राइवर जूलियन, जिसने भागने की पूरी लॉजिस्टिक संभाली। कुल मिलाकर ये एक बिल्कुल परफेक्ट टीम थी। लेकिन जरा सोचिए, इंजीनियर सेबेस्टियन, जो एक सीधा साधा फैमिली मैन था, वो इतने बड़े क्राइम के लिए राजी कैसे हुआ? इसका जवाब कोरालिटो में छिपा है। दरअसल 2001 में अर्जेंटीना में एक भयानक आर्थिक संकट आया था, जिसे कोरालिटो कहते हैं। इसमें लोगों के बैंक अकाउंट्स रातों रात फ्रीज कर दिए गए थे। लाखों लोगों ने अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई पल भर में खो दी थी, और उनमें सेबेस्टियन का परिवार भी शामिल था। फर्नांडो ने सिस्टम के प्रति इसी गुस्से का बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया। सेबेस्टियन के लिए सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी दोस्तों, ये उस बैंकिंग सिस्टम से बदला था जिसने उसके परिवार को सड़क पर ला दिया था। और इसी सेबेस्टियन के जीनियस इंजीनियरिंग दिमाग ने इस इम्पॉसिबल एस्केप प्लान को पॉसिबल बनाया। जब ऊपर पुलिस पिज्जा डिलीवरी का इंतजार कर रही थी, तब बैंक के ठीक नीचे एक अलग ही गेम चल रहा था। इन लोगों ने लगभग 1 साल तक हर रात सीवर के गंदे पानी में उतरकर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ड्रिल की मदद से 15 मीटर लंबी एक सुरंग खोदी थी। और तो और, सीवर के पानी को तिजोरी तक आने से रोकने के लिए उन्होंने अंदर एक मिनी डैम तक बना डाला था। चोरी के बाद उन्होंने उन लाखों डॉलर्स को इन्फ्लेटेबल रबर बोट्स में भरा, सीवर के अंदर मजे से नाव चलाई और एक ऐसे मैनहोल तक पहुंचे जहां ड्राइवर जूलियन एक कस्टमाइज्ड वैन खड़ी करके उनका इंतजार कर रहा था। उस वैन के फर्श में पहले से ही एक छेद काटा गया था, ताकि वो बिना बाहर सड़क पर आए सीधे सीवर से वैन के अंदर आ सकें और चुपचाप फरार हो जाएं। सच कहूं तो ये इंजीनियरिंग का एक गजब का नमूना था। भागने का तरीका तो कमाल था ही, लेकिन पीछे छूटने वाले सुरागों से निपटने का तरीका उससे भी ज्यादा शातिर था। फोरेंसिक जांच को चकमा देने के लिए उन्होंने बैंक की तिजोरी में एक ब्यूटी पार्लर से लाए गए बहुत सारे नकली बाल हर तरफ बिखेर दिए थे। मकसद बहुत ही साफ था, पुलिस को इतने सारे अलग अलग डीएनए सैंपल्स देना कि वो बुरी तरह कंफ्यूज हो जाएं और असली लुटेरों की पहचान करना फोरेंसिक साइंस के लिए लिटरली नामुमकिन हो जाए। अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर, धोखा और इस परफेक्ट क्राइम का पतन। यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। एक ऐसी $20 मिलियन की डकैती जिसका कोई सुराग नहीं था, चेहरे नकाब के पीछे छिपे थे और डीएनए पूरी तरह से मिक्स कर दिया गया था। उसे आखिर किसने बेनकाब किया? क्या यह पुलिस का कोई बहुत ही ब्रिलियंट डिटेक्टिव वर्क था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है एक पत्नी का धोखा। इस पूरे साम्राज्य को गिराने वाली कोई हाई-फाई इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं थी, बल्कि एलिसिया दी टूलियो नाम की एक महिला थी। एलिसिया इस डकैती के एक क्रू मेंबर रूबेन बेटो डेला टोरे की पत्नी थी। हुआ ये कि डकैती के बाद जब बेटो को अपने हिस्से के करोड़ों रुपए मिले, तो उसने एलिसिया को धोखा देकर एक छोटी उम्र की महिला के साथ भागने का प्लान बना लिया। गुस्से और बदले की आग में जलती हुई एलिसिया सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई और सबूत के तौर पर तिजोरी से चुराई गई एक ज्वेलरी पुलिस के सामने रख दी। मतलब जिस हाइस्ट को देश की पूरी पुलिस फोर्स नहीं सुलझा पाई, उसे एक टूटे हुए दिल ने चुटकियों में सुलझा दिया। और अब द लेगेसी ऑफ बैंको रियो, देखते हैं इस डकैती का अंत में क्या असर हुआ। आपको याद है ना, शुरुआत में मैंने टॉय गन्स का जिक्र किया था। यहां उन टॉय गन्स का असली फायदा समझ में आता है। वो नकली बंदूकें सिर्फ पुलिस को चकमा देने के लिए नहीं थीं, बल्कि वो एक बहुत बड़ा लीगल लूप होल साबित हुईं। कोर्ट में बचाव पक्ष के वकीलों ने ये साबित कर दिया कि डकैती में कोई असली हथियार इस्तेमाल ही नहीं हुआ था और किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अर्जेंटीना के कानून के तहत इसे एक आम हिंसक डकैती माना ही नहीं जा सकता था और इसी जबरदस्त दलील के कारण मास्टरमाइंड फर्नांडो को सिर्फ 14 साल और इंजीनियर सेबेस्टियन को केवल 9 साल की सजा मिली। और सुनिए, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जेल में अच्छे व्यवहार के कारण इन सभी को अपनी सजा पूरी होने से काफी पहले ही आजाद कर दिया गया। तो अंत में ये पूरा वाकया हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या बैंको रियो डकैती को अंजाम देने वाले ये लोग सिर्फ आम लालची चोर थे जिन्होंने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाईं, या फिर वो एक ऐसे करप्ट बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ खड़े होने वाले एंटी हीरोज थे जिन्होंने बिना एक भी असली गोली चलाए अपना इतना बड़ा विरोध दर्ज किया? खैर, सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, साल 2006 की यह घटना इतिहास में हमेशा सदी की सबसे हैरत अंगेज डकैती के रूप में याद रखी जाएगी।